साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल केकेसी पल्लू पर। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वो योजना है मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी जो योजना है वो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जानने योग्य एक विषय है जिसके बारे में प्रत्येक राज्य कार्मिक को जानना आवश्यक है। ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी है ये 1/1/2004 के पश्चात जितने भी राज्य सरकार के कार्मिक नियुक्त किए गए हैं उन कार्मिकों पर ये योजना लागू है। मेडिक्लेम पॉलिसी SIPF यानी राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा संचालित एक योजना है जिसमें राज्य कार्मिक या उन पर आश्रित जो भी सदस्य हैं वो अगर किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं और उन पर जो इलाज में जो खर्चा होता है उसके पुनर्भरण के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कार्मिक को एक ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड पहले बनवाना होता है। इसके बाद में वो अपने किए गए खर्चे के पुनर्भरण के लिए दावा या क्लेम कर सकता है। साथियों एक बात यहाँ जाननी और आवश्यक है कि कई बार ये चर्चा आती है कि क्या प्रोबेशन में या प्रवीक्षा काल में कोई भी कार्मिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। हाँ बिल्कुल, जिस दिन से अगर कोई कार्मिक राज्य सेवा में जिसने ज्वाइन कर लिया वो इसी दिन से इस योजना का हकदार है। दूसरी बात कि हम कितने रुपए तक का जो पुनर्भरण है उठा सकते हैं, तो इसका जो बीमा धन है वो 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण की राशि है वो उठा सकता है। दूसरी बात, ये किस किस सदस्य के इलाज के लिए पुनर्भरण के लिए हम दावा कर सकते हैं, तो जो कार्मिक स्वयं या उसके परिवार के जो सदस्य हैं जो उस पर आश्रित हैं उनके इलाज में किए गए खर्चे का पुनर्भरण के लिए हम दावा कर सकते हैं। परिवार में कौन कौन आता है, परिवार में पति पत्नी, 21 वर्ष तक की 2 संतान और उनके माता पिता जो उनके साथ ही रहते हो और उनकी मासिक आय वो 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महिला कार्मिक के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि वो माता पिता या सास ससुर दोनों में से एक को इस योजना में शामिल कर सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि हम कौन से अस्पताल में या कौन कौन से अस्पताल में किए गए हमारे खर्चे का भुगतान उठा सकते हैं। तो कर्मचारी या उसका आश्रित किसी भी राज्य के चिकित्सालय एवं राज्य सरकार द्वारा या विभाग द्वारा अनुमोदित निजी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है और वहां किए गए खर्चे का भुगतान उठा सकता है। जो निजी अस्पताल है उनकी जो लिस्ट है वो विभाग समय समय पर जारी करता है और उनकी जो लिस्ट है वो जारी करने की जो साइट है, ये जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और है नगद विहीन सुविधा, जिसे हम कैशलेस सुविधा भी कहते हैं। तो ये कुछ जो बीमारियां होती हैं उनमें हमें कैशलेस सुविधा प्रदान की गई है। हमें पहले कोई भुगतान नहीं करना होता है, वो विभाग अपने आप उस हॉस्पिटल को भुगतान कर देता है। तो उसके लिए वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ये कैशलेस सुविधा मिलती है, वो 7 प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें सबसे पहली है कोरोनरी आर्टरी सर्जरी, दूसरा कैंसर, तीसरा है रीनल फेल्योर यानी रीनल फेल्योर इज फेल्योर बोथ ऑफ किडनीज यानी हमारी दोनों किडनियां अगर फेल हो गई है तो उस परिस्थिति में। चौथा है स्ट्रोक जिसे हम हृदयाघात भी कहते हैं और 5वां है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, छठा है मेनिंजाइटिस और 7वां है मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी हम हमारे शरीर का कोई अंग ट्रांसप्लांट करवाते हैं जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, लंग, पैनक्रियास, बोन मैरो आदि। अगर ये अंग हम कोई ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो इन परिस्थितियों में भी हमें कैशलेस सुविधा मिलती है। कैशलेस सुविधा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैशलेस सुविधा के लिए जैसे ही परिवार का कोई सदस्य या कार्मिक स्वयं अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 24 घंटे के भीतर परिचय पत्र के साथ संबंधित निजी चिकित्सालय के माध्यम से प्री ऑथोराइजेशन TPA को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। हमारी जो एजेंसी है उसका नाम है TPA। तो हमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो मेडिक्लेम कार्ड बना हुआ है वो मेडिक्लेम कार्ड और एक फॉर्म भरकर उस हॉस्पिटल के माध्यम से हमें प्री ऑथोराइजेशन या प्री अप्रूविंग के लिए उस TPA एजेंसी को हमें भेजना होता है। दूसरा उसके बाद में कि हम हॉस्पिटल में इलाज करवाने के कितने समय बाद में हम पुनर्भरण का दावा कर सकते हैं। तो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में अगले 90 दिनों के अंदर अंदर हमें पुनर्भरण का दावा या जो रीइंबर्समेंट का क्लेम करना पड़ता है। उसके अलावा एक और बड़ी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि हम राज्य सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं या सरकार द्वारा जो प्राइवेट निजी जो हॉस्पिटल है जो अप्रूव्ड है, उनके अलावा अगर कोई जो दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है अगर हम उनमें इलाज करवा लेते हैं तो क्या हम मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो उनमें कुछ विशेष परिस्थितियां दी गई है कि जैसे कैशलेस सुविधा में 7 बीमारियां दी गई है, उसी तरह कुछ जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में अगर इलाज करवा लेते हैं तो हम उस योजना का लाभ उठा सकते हैं या फिर जो पुनर्भरण का दावा है
वो कर सकते हैं। तो वो जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है कोरोनरी आर्टरी सर्जरी, वस्कुलर सर्जरी, होगिन्स डिजीज, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, किडनी फेल्योर, स्ट्रोक, डिलीवरी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट, पैनक्रियाज और बोन मेरो, डेंगू फीवर, स्वाइन फ्लू, अपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटिस और कोविड-19। ये वो बीमारियां हैं जिन बीमारियों में हम बिना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या बिना किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, दूसरा जो हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों के अलावा उनमें जाकर हम इलाज करवा सकते हैं और इलाज करवाने के बाद में हम पुनर्भरण का दावा है वो कर सकते हैं। तो पुनर्भरण का दावा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले मेडिक्लेम कार्ड बनवाना होगा। और मेडिक्लेम कार्ड कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। मेडिक्लेम कार्ड बनवाने के लिए कार्मिक को एक फॉर्म भरना होता है और उसके साथ में एक मेडिक्लेम कार्ड आता है, वो मेडिक्लेम कार्ड भरना होता है। साथियों, ये है अपेंडिक्स 3 फॉर्म। वो फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, इस फॉर्म को अपेंडिक्स 3 फॉर्म कहते हैं। और ये मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए डेटाबेस हेतु परिवार विवरण इस फॉर्म में भरा जाता है। इसमें सामान्य जानकारियां भरी जाती है और उसके अलावा ये जो 6 कॉलम आपको दिखाई दे रही हैं, कार्मिक स्वयं, उसका पति पत्नी जो भी हो, माता पिता और 2 बच्चों तक, ये डिटेल आपको भरनी होती है। और उन सभी की फोटो यहाँ 6 जो बॉक्स बने, इन बॉक्स में आपको चिपका कर ये फॉर्म जमा करवाना पड़ता है। और यहाँ इस पे नीचे जो आरण्य वितरण अधिकारी है, जिसे हम डीडीओ कहते हैं, उसके सील और सिग्नेचर करवाकर आपको यहाँ जमा जीपीएफ ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा कार्ड है, यह कार्ड आपको एसआईपीएफ ऑफिस से मिल जाएगा और वहां से आपको ये कार्ड लेकर और वो फॉर्म नेट या साइट से कहीं से भी डाउनलोड करके और ये कार्ड और वो फॉर्म दोनों भरकर डीडीओ से सील साइन करवा के जीपीएफ ऑफिस में जमा करवा दीजिए। 5-7 दिन बाद जब भी आप पता करेंगे, आपके कार्ड नंबर है वो जारी हो जाएंगे। सामान्य जानकारी आपको भरनी है, कार्ड नंबर आपको भरने नहीं है, ये विभाग जारी करेगा आपको। कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, आपका विभाग कौन सा है, प्रथम नियुक्ति क्या है, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपके सीपीएफ नंबर, आपकी कैटेगरी वो आपकी कौन सी है, और मूल वेतन या कैटेगरी आपको एससी, ओबीसी, जनरल ये नहीं भरना है। आपकी जो कैटेगरी है वो ABCDE, वो जो राज्य कार्मिकों को उनके बेसिक वेतन के आधार पर डिवाइड किया गया है, वो कैटेगरी आपको यहाँ भरनी है। आपका स्थायी पता क्या है, आपके मोबाइल, ईमेल आईडी और आपके जो खुद की फोटो है वहां यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में लगेगी। और बाकी जो आप पे आश्रित जो अन्य 5 सदस्य है उनकी फोटो आपको यहाँ लगाकर कार्ड जारी करने की दिनांक आपको यहाँ नहीं भरनी है। आपके डीडीओ के यहाँ साइन होंगे, सील लगेगी और ये कार्ड प्लस ये फॉर्म दोनों आपको भरकर जीपीएफ ऑफिस में आप जमा करवा देंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, पति पत्नी और 2 बच्चे तक अगर आप कार्ड जारी करवाना चाहते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप अपने माता पिता को अपने कार्ड में शामिल करना चाहते हैं, उनके इलाज के लिए किए गए खर्चे का आप अगर पुनर्भरण करना चाहते हैं, भुगतान उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको एक स्टाम्प जमा करवाना पड़ेगा। इस फॉर्म के साथ आपको स्टाम्प लगाना पड़ेगा। साथियों, वो इस तरह का स्टाम्प है और इस स्टाम्प पे हमें लिखकर क्या देना है वो मैं आपको स्टाम्प यहाँ सामने दिखा रहा हूँ। उसमें यही है कि आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता लिखकर शपथ पूर्वक बयान करेंगे कि मैं किस पद पर कार्यरत हूँ, कहाँ कार्यरत हूँ, और आप अपने माता और पिता की आय उसका हवाला देंगे कि मेरे माता और पिता दोनों मेरे पर आश्रित हैं और मेरे साथ ही रहते हैं और उनकी मासिक आय है वो 2000 रुपए से कम है और उनका जो भरण पोषण है वो मैं करता हूं और इसकी समस्त जिम्मेवारी है वो मेरी है और इसी बाबत मैं ये शपथ पत्र आपको दे रहा हूं। ज्यादा बड़ी डिटेल नहीं है, बस आपको ये स्टाम्प है, ये स्टाम्प आपको अपने फॉर्म के साथ, कार्ड के साथ जीपीएफ ऑफिस में जमा करवाएंगे तो आपके माता पिता का नाम है वो भी आपकी मेडिक्लेम कार्ड में शामिल हो जाएगा। जो आपने खाली कार्ड देखा था वो जब जारी होगा उसके बाद, जारी होने के बाद की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मेरा जारी किया हुआ कार्ड है जिसमें मैंने जितनी डिटेल भर कर दी थी उसके बाद में डीडीओ से सील साइन करवाकर ऑफिस में जमा करवाया तो ये कार्ड जारी हो गया, मुझे कार्ड नंबर भी मिल गए। अब जब कभी भी इन फ्यूचर या फिर जरूरत पड़ती है, हमें हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो उसके लिए इस मेडिक्लेम कार्ड को हमें साथ ले जाना होता है। साथियों, ये था मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए जो आवश्यक मेडिक्लेम कार्ड होता है उसको बनवाने की प्रक्रिया। साथियों, इसके बाद में मेरा जो आगे वाला वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा कि पुनर्भरण के लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, डीडीओ के कहाँ साइन करवाने हैं, हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा और वो जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे संपादित की जाएगी, कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा, कौन सी आईडी से भरा जाएगा, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कितनी पीडीएफ बनानी है, कहाँ जमा करवानी है, कहाँ फाइल जमा करानी है, सारी चीजें वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी।